हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 27 जुलाई 2022 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो आप फॉलो कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको रिवीजन के लिए इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी स्टडी करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टडी करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको 3 डॉट दिखाई देंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद स्टडी मटेरियल पर जैसे ही आप जाएंगे तो स्टडी मटेरियल पर क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पीडीएफ भी उस पर अपलोडेड हैं, तो आप उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी भी है कि आप इस लेक्चर का फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। यानी अगर आप अपनी तैयारी देखना चाहते हैं कि जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है उसकी कितनी तैयारी हुई है, तो इसके लिए आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं एप्लीकेशन पर। तो फ्री टेस्ट पर आपको जाना है और फ्री टेस्ट पर जाने के बाद आपको टेस्ट मिल जाएगा, तो उसको अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर भी जानें कि अगर आपने ये लेक्चर सुना है तो आपकी तैयारी कितनी है। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है? आंसर होगा मंकी पॉक्स। यानी जो मंकी पॉक्स की बीमारी है उसको WHO के द्वारा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंकी पॉक्स। दोस्तों, मंकी पॉक्स के 75 से अधिक देशों में 1600 से अधिक मामले सामने आ गए हैं, जिसके बाद WHO ने ये एक्शन लिया है कि इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। दोस्तों, जितने भी अभी मामले हैं मंकी पॉक्स के, उसमें से 80% मामले जो हैं वो यूरोप कॉन्टिनेंट से हैं। यानी कि जो यूरोप महाद्वीप है वहां पर इसके 80% मामले पाए गए हैं। भारत में भी इसके कुछ मामले पाए गए हैं, केरल और दिल्ली में। तो केरल और दिल्ली जैसे राज्यों में मंकी पॉक्स के कुछ मामले ही पाए गए हैं, शुरुआती तौर है। तो अभी कुछ मामले हैं, 3 से 4 मामले हैं जिसको भारत में भी देखा गया है। दोस्तों, मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें सिर दर्द होता है, बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द होता है और सूजी हुई लिम्फ नोड्स होती हैं। यानी जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो सूज जाती हैं और इसमें मवाद भरे दाने भी निकल आते हैं आपके शरीर से, कपकपी भी छूटती है और इसमें पीठ और कमर दर्द भी होता है। तो ये कुछ मंकी पॉक्स के लक्षण हैं। चलिए अब हम ये बात भी देख लेते हैं कि 2009 से अब तक कितनी बार वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी मैक्सिको में। 2014 में पोलियो वायरस के लिए मोजाम्बिक में वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी। 2014 में ही इबोला वायरस के लिए पश्चिमी अफ्रीका में वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी। 2016 की अगर हम बात करें तो जीका वायरस के लिए वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी ब्राजील में। 2019 में इबोला वायरस के लिए दूसरी बार इबोला किबू में जो फैला था उसके लिए ये वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी। 2020 में कोविड-19 के लिए चाइना में वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी और 2022 में अब मंकी पॉक्स के लिए वर्ल्ड इमरजेंसी लगाई गई है। कहां पर? ब्रिटेन में। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लें। चलिए फ्रेंड्स, मंकी पॉक्स से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो पहली बार 1958 में कैद किए गए बंदर में पाया गया था। यानी पहली बार 1958 में एक बंदर में पाया गया था ये वायरस। फिर इसके बाद 1970 में पहली बार इंसान में इसका संक्रमण देखा गया था। और ये कहां पर देखा गया था? तो दोस्तों, कॉन्गो में देखा गया था। यानी कि जो कॉन्गो देश है अफ्रीका का, वहां पर 1970 में पहली बार मानव में मंकी पॉक्स देखा गया था। यह ज्यादातर मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जिस 75% मरीज जो थे वो क्या थे? पुरुष थे।
यह वायरस मरीज के घाव से निकल करके आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसके अलावा जानवरों के काटने से या उनके नाखून लग जाने से ये वायरस जो है वो फैलता है। मंकी पॉक्स वायरस दो प्रकार के स्ट्रेन है इसके। पहला है कॉन्गो स्ट्रेन और दूसरा है पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन। तो ये प्रेग्नेंट महिलाओं और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, ये जो वायरस है ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए और 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, कॉन्गो स्ट्रेन की बात करें तो इसकी जो मृत्यु दर है वो 10% है। यानी अगर 100 मामले हैं तो इसमें 10% मामलों की मृत्यु होने की संभावना होती है कॉन्गो स्ट्रेन में। अगर हम पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन की बात करें तो उसमें 1% मृत्यु दर है। यानी अगर 100 मरीज हैं तो उसमें से 1 की मृत्यु होने की संभावना है। 2022 में जो मंकी पॉक्स देखा गया है ये पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन देखा गया है, जिसकी जो मृत्यु दर है वो 1% है। मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक रहते हैं। WHO के मुताबिक चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स पर 85% तक कारगर होती है। तो ज्यादातर जो देश हैं वो इसी वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं, यानी जो चेचक की वैक्सीन है उसी को लगा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहां शुरू हुआ है? तो तलवारबाजी को हम फेंसिंग बोलते हैं। तो खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, और ऐसा पहली बार हो रहा है भारत में। तो भारत में पहली बार खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है। इसमें 12 राज्यों की लगभग 300 महिलाएं भाग ले रही हैं। कितनी महिलाएं दोस्तों? 300 महिलाएं भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 29 जुलाई 2022 के बीच आयोजित किया जाना है। तो आपको ये याद रखना है कि जो भारत में पहली बार खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन है वो दिल्ली में हुआ है। आपको एक नाम और याद रखना है, भवानी देवी का। दोस्तों, भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो भवानी देवी है वो तलवारबाजी से रिलेटेड है और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और ऐसा करने वाली वो पहली महिला तलवारबाज थी। अगला प्रश्न है, करुणा जैन का रिलेशन किस गेम से है जिन्होंने अभी हाल ही में खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो करुणा जैन की अगर हम बात करें तो वो क्रिकेट से रिलेटेड हैं और उन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लिया है क्रिकेट से, और जितने भी फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट के उन सभी से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। करुणा जैन की बात करें दोस्तों तो वो भारतीय महिला टीम में विकेट कीपर का काम करती थी, यानी वो एक विकेट कीपर हैं। तो उन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने अपने कैरियर में 8 अर्धशतक यानी 50 लगाई हैं और 1 सेंचुरी भी लगाई है। इसके अलावा उन्होंने 44 ओडीआई मैचों में और 5 टेस्ट मैचों में 1100 से अधिक रन बनाए हैं। तो ये कैरियर रहा है किसका? करुणा जैन का, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बात आई है दोस्तों क्रिकेट की, तो हम भारत के क्रिकेट बोर्ड की भी बात कर लेते हैं। तो भारत के क्रिकेट बोर्ड का नाम है बीसीसीआई, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है और वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? सौरभ गांगुली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला हैं। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह हैं। और पुरुषों की टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। और वुमेन्स के कोच कौन है? तो रमेश पवार हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस का स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, स्विस ओपन 2022 का खिताब जो है वो कैस्पर रूड ने जीता है। किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। कैस्पर रूड किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्तों? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने इटली के माटेयो वेरेटिनी को हरा करके जो स्विस ओपन 2022 का खिताब है ये उन्होंने अपने नाम किया है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कैस्पर रूड हैं उन्होंने 2021 का भी स्विस ओपन अपने नाम किया था। ठीक है, तो यह रूड का 9वां एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स का खिताब है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा कि जो कैस्पर रूड हैं वो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और जो माटेयो बेरेटिनी है वो इटली के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ
मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज यानी MPX आयोजित की है। तो अभी हाल ही में भारत और जो जापान की नौसेना थी उसने एक समुद्री अभ्यास किया है, ठीक है, जिसको MPX बोला गया है। तो जो जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है और भारतीय नौसेना है, तो इसके बीच अंडमान सागर में 23 जुलाई 2022 को एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। इस एक्सरसाइज में INS सुकन्या और JS समदर ने हिस्सा लिया था भारतीय नौसेना की तरफ से। चलिए फ्रेंड्स, 2022 के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 9वां खंजर अभ्यास 2022 का, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ। 20वां वरुण अभ्यास 2022 का, ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। बालकतन 2022 का अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के बीच हुआ है। और एक्सरसाइज डस्टलिक 3 2022 ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। सिलिनेक्स 9 अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है 2022 का, ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। धर्म गार्जियन 2022 ये भारत और जापान के बीच हुआ है। कोप साउथ 22 ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ है। पैसेक्स 2022 ये भारत और रसिया के बीच हुआ है। और सी इंगेन 2022 ये भारत, कनाडा और साउथ कोरिया के बीच हुआ है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि 1999 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को भारतीय क्षेत्र से खदेड़ दिया था, यानी यहां से बुरी तरह से उन्हें खदेड़ा था और भारतीय सेना को जीत प्राप्त हुई थी। इसलिए ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है हर साल। कब? 26 जुलाई को। और ये युद्ध जो है वो 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था, इसलिए इस दिन को याद किया जाता है। दोस्तों, कारगिल द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्रों को वापस करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन विजय चलाया था। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय जो है वो कारगिल युद्ध से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं नकुल जैन। कौन बने हैं दोस्तों? नकुल जैन बने हैं। इससे पहले नकुल जैन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में कार्यरत थे। उन्हें पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज का नया CEO नियुक्त किया है। पेटीएम की बात करें तो इसके MD और CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा है। इसकी स्थापना अगस्त 2010 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है इस लेक्चर का, ध्यान से सुनिएगा। अनंत यशवंत खरे कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, अनंत यशवंत खरे जो थे वो एक मराठी लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो प्रसिद्ध मराठी लेखक अनंत यशवंत खरे का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। यशवंत खरे ने साइंस और जो समाजशास्त्र है और जो भूगोल है उससे रिलेटेड 19 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं अंताचिजी, वखर और उद्धा। तो ये कुछ रचनाएं इनकी हैं, किनकी? अनंत यशवंत खरे की। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, कई बार उनकी रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं, लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स का मानव में पहली बार मामला किस वर्ष देखा गया था? सेकंड है, करुणा जैन का रिलेशन किस खेल से है? थर्ड है, खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, खबरी ऐप पर हमारी 0 to हीरो सीरीज चल रही है, जिसमें हम लूसेंट को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं फ्री क्लास में, तो आप हमसे रोज शाम 7 बजे 0 to हीरो सीरीज में जुड़ सकते हैं और हमसे सीधे बात कर सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप खबरी ऐप सबसे पहले डाउनलोड करें और स्टडी कर को फॉलो करें। और दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो आप जब भी लाइव क्लास होगी तो उसमें आप आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, वहां पर टेस्ट भी दे सकते हैं, PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।